हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी के नेता आलोक मेहता जी के आवास पे। आलोक मेहता जी न सिर्फ यूथ के जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, उनके बहुत करीबी हैं, बल्कि ये पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे आज के एनडीए की रैली को वो किस तरह से देखते हैं। रेड नेटवर्क में सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि आज का जो एनडीए की रैली है, संकल्प रैली, उसे कैसे देखते हैं आप? देश को परेशानी के कगार पर पहुंचाने का संकल्प लेने के लिए यह रैली एनडीए के द्वारा बुलाई गई थी और उसका नमूना आप देख सकते हैं। पिछले दिनों जो हुआ, बॉर्डर से लेके और बाहर तक धीरे धीरे उनकी सच्चाई का पर्दा खुल रहा है। बिहार के लोग और देश के लोग को मूर्ख समझने की जो कोशिश की गई है, उसका जवाब इस रैली के माध्यम से जनता ने उनको दे दिया। सुपर फ्लॉप रैली के नायक देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के तमाम सरकारी संपत्ति को नष्ट करने से लेकर, बर्बाद करने से लेकर और सरकारी साधनों का दुरुपयोग करके और पूरी तरह नियमों का, कानून का की धज्जियां उड़ाते हुए इस रैली को अंजाम दिया गया। लेकिन रैली जनता की रैली नहीं, सरकार के तंत्रों की रैली बनकर रह गई और चंद वैसे लोग जो देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, बिहार को पीछे धकेल ले जाना चाहते हैं, राज्य को और देश को, उन लोगों की रैली बनकर यह रह गई। आपने बॉर्डर की बात की। बॉर्डर पे वो कहते हैं, जब बॉर्डर की बात होती है, विपक्ष जब भी सेना और उसकी बात करती है तो कहते हैं कि ये तो सेना का अपमान है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सेना की बहादुरी का हमेशा सम्मान है और उनको सलाम है, लेकिन सेना की बहादुरी का क्रेडिट अपने ऊपर लेकर और उसका चुनावी फायदा उठाना, यह बिल्कुल अनैतिक है और इसका विरोध विपक्ष करता है, न कि उनके। अब देश की सुरक्षा खतरे में हो तो पूरा देश उसके लिए एकजुट है, कोई नहीं बचा, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट हैं। लेकिन उसमें भी इस ताने बाने को छेड़ने की कोशिश होती है और मैं समझता हूँ कि सरकार में बैठे किसी भी व्यक्ति को ये इजाज़त नहीं है कि वो देश के सुरक्षा से मतलब समझौता की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पर्सनल फीलिंग्स को गलत ढंग से उपयोग करके उसे वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करे। और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और उसके कुनबे के लोग करते आए हैं। यह एक अनैतिक कार्य है। और दूसरी बात कि जो फुलगामा से लेकर अभी तक के घटनाक्रम हुए, उस घटनाक्रम में सैनिकों की सुरक्षा और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो मतलब ये तो खुफिया सिस्टम में जब तक सेंध नहीं लगा तब तक ये अंजाम हो नहीं सकता था। तो अपने फेलियर को बिल्कुल गौन करने की कोशिश करते हैं लोग। और दूसरी तरफ जो दुखद घटना हुई, 40-44 लोग मारे गए, यह सिस्टम का फेलियर, गवर्नमेंट का फेलियर है। इस बात पर कुछ बात ही नहीं करना चाहते और सिचुएशन को अपने ढंग से उसको भजाने की कोशिश कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि एक वीडियो कोई वायरल हुआ, उस वीडियो में काफ़ी बातें कही गई। यदि वो सच्चाई है तो समझिए कि ये देशद्रोह का मामला है। यदि सच्चाई है तो देशद्रोह का मामला बनता है। और देश में, देश के जो हालात हैं, वैसे नाजुक घड़ी में इस तरह के खेल खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल अनैतिक है, हम उसका विरोध करते हैं।
लेकिन वो तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो कहते हैं हम ही एक ऐसे दल हैं जो राष्ट्रवाद देश में लाना चाहता। राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी भूमिका संदिग्ध रही हो वो लोग ज़्यादा राष्ट्रवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो असली राष्ट्रवादी हैं उनको भी ढक देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये कैसा राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये लाकर वो देश को बांटना चाहते हैं, देश को एक और भी खंडन करना चाहते हैं। मेरी जहाँ तक राय है कि देश में बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। कृषि की समस्या है, खेती हाशिए पर है, किसान हाशिए पर है, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा है, दोगुना मूल्य देने का वादा करने वाली सरकार पूरी तरह रन छोड़कर मतलब उस मामले में कोई बात ही नहीं करना चाहती है अभी। और अंतिम जब चुनाव का समय आया है तो कुछ जुमले परोसकर और चंद पैसे परोसकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करती है। मतलब जो सरकार देश की बहुत सारी समस्याएं हैं। आज शिक्षा देश की बदहाल स्थिति में है, सुरक्षा के प्रति सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए था उतना नहीं है। आज देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था लचर हो चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि नोटबंदी के बाद देश के मतलब एटीएम से पैसा गायब रहता है, बैंकों में पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता है, और तरह तरह के चार्जेज और टैक्सेस लगा के जनता का शोषण हो रहा है। जी एयर स्ट्राइक पे आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि क्या ये समस्याएं कम हैं? इन समस्याओं पर क्यों नहीं सरकार बोलती है? एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ ये जांच का विषय है, या फिर जो अभी तक घोषित बातें हैं उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं आने वाले दिनों में उसका भी विश्लेषण होगा। अब जनता तो इन नेताओं से 10 कदम आगे है, वो इन बातों का अनुमान भी लगाती है और धीरे धीरे परत दर परत सच्चाइयों का खुलासा भी हो रहा है। तो इसमें हमको कहाँ कहने की ज़रूरत है कि वो कहते हैं कि हम 44 के बदले 350-400 लोग मारे। देखिए, इस मतलब अनावश्यक बहस का कोई कारण नहीं बनता। मैंने देश की जनता भी इसके तथ्यात्मक बातों को जानना चाहेगी, समझे ना? तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता को मूर्ख बनाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी इस बार। स्ट्राइक जो है वो डिफेंस का सब्जेक्ट है। ये हर चीज़ मोदी जी बैठकर हवाई जहाज़ में नहीं जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, देश के बहादुर सैनिक जाते हैं। तो जो भी वो सब्जेक्ट है उसका उसका जो तथ्यात्मक पक्ष है वो जनता के सामने आ रहा है धीरे धीरे। और मैं समझता हूँ कि अभी अभी पुलवामा से ये जो अभिनंदन जी लौटे हैं, जो हमारे बहादुर कैप्टन थे, जो बहादुर वो अभी लौटे हैं। उन्होंने क्या बताया, आपने उनका वीडियो सुना क्या? जी क्या सुना? क्या बताया? उन्होंने बताया कि यहाँ जो सिस्टम है उसमें बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाती है और जो नहीं हुआ है उसको बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है, और उसका इसी का दुरुपयोग हो रहा है, अभी इसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके यदि किसी को तथ्य जानना है तो उनको इंटीग्रेट करके इन बातों से मतलब निकालना होगा। अब पॉपुलर स्टैंड कोई भी कुछ बोल दें, 60 वर्षों में कोई कुछ नहीं किया तो बांग्लादेश कैसे मिला? पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ था क्या? पाकिस्तान के दांत खट्टे इंदिरा गांधी जी ने नहीं किए थे? तो ये लोग चाहते हैं कि सबकी पूरी हिस्ट्री को ढक दें, पूरा मतलब जो माने आने वाला दिन हो उसमें सारी चीज़ें जमींदोज हो जाए, सिर्फ यही रहें, इस तरह की कोशिश हो रही है। एक सवाल उठता है देश में, मजबूर बनाम मजबूत। तो क्या देश में वो कौन से लोग हैं जो मजबूत प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं? देखिए, मजबूत प्रधानमंत्री मतलब
देश के चंद बड़े कैपिटलिस्ट को लाभ पहुंचाने वाले मजबूत प्रधानमंत्री। मजबूत का क्या मतलब हुआ? कुश्ती लड़ना है? कुश्ती नहीं लड़ना है। अदानी अंबानी जैसे चंद उद्योगपतियों को यहाँ से लेकर रफाल तक लाभ पहुंचाने, ये वही प्रधानमंत्री कर सकता है जो डेयर डेविल हो, जो कुछ भी गलत करने में थोड़ी भी हिचक महसूस नहीं कर रहा हो। उसी को मजबूत प्रधानमंत्री के रूप का नाम दिया जा रहा है। और जिसको मजबूर वो कर रहे हैं वो रियल सेंस डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है, जो यदि गलत करता है तो उसको जनता उस पर अंकुश लगाती है तो उसको करेक्ट करना होता है। लेकिन यह सरकार नगपुड़िया कानून को लागू करने में कोई भी गुरेज नहीं छोड़ रही है। मोहन भागवत आए बिहार में, उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा जो शब्द है उसका विश्लेषण होने लगा और लोगों ने समझा कि आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है। अगले चुनाव में जनता ने उनको जवाब दे दिया। उसके बाद वो लोग गौन हो गए। सरकार के और सिस्टम के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से आरक्षण समाप्त करने की तमाम कोशिशें शुरू हो गई। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उसका पहला निर्णय जो यूजीसी ने लिया वह नगपुड़िया सोच के तहत किया गया। और सरकार यदि सचमुच चाहती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के विचारों को जो संविधान के अंदर संजोया हुआ था और जिसको लालू प्रसाद ने जमीन पर उतारने का काम किया यहाँ बिहार की धरती पर, यदि सरकार की नीयत साफ है तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर उसे मतलब उस कानून को मतलब जो निर्णय हुआ फैसले को बदलना चाहिए था और उसको पुराने स्थान पर रिस्टोर करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार को बहुत जल्दी थी 10% आरक्षण देने की। हमें कोई गुरेज नहीं। गरीब सवर्णों को, जिसको सवर्ण बोल रहे हैं वो सवर्ण एक्चुअली नहीं है, वो अमीर सवर्ण है। अमीर सवर्णों को आरक्षण देने का ये किया गया। लेकिन आपने 50% की सीमा को यदि हटा दिया सीलिंग को, तो फिर लोहिया जी की वो बातें सामने आएंगी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन पॉपुलेशन बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। तो फिर इन बातों की तरफ सरकार की वकालत, मतलब सर हम लोग उसकी वकालत करते हैं। वकालत करने की नौबत क्यों आई? छेड़छाड़। ये एक शक है कि जब मोहन भागवत आए थे तो उन्होंने कहा था कि समीक्षा की जानी चाहिए, तो माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि अब आरक्षण समाप्त करने की कवायद ये लोग शुरू करने वाले हैं और हम कवायद का मध्याह्न देख रहे हैं। आधा कर चुके हैं, बचा हुआ आधा करना उनको बाकी है। यदि इनकी सत्ता रही तो अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा, सामाजिक विषमताएं और बढ़ेंगी और इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये फिर से उसी रूढ़िवादी पोंगापंथी और मतलब रेडिकल सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं। क्या लगता है कि जो ये मजबूत की बात करते हैं, मजबूत प्रधानमंत्री की बात करते हैं, वो लोग जो मजबूत प्रधानमंत्री की मांग करते हैं वो वही लोग हैं जो 13 पॉइंट रोस्टर, आरक्षण आदि मुद्दों का समर्थन करते हैं? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आरक्षण के, महिला आरक्षण के भारी समर्थक हैं और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी को महिला आरक्षण विरोधी करार दे दिया गया था। मैं उस समय सांसद था। तो मैंने एक बात उठाई कि क्या बात है कि जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों मतलब समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के आरक्षण का घोर विरोध करने वाले लोग आज महिला आरक्षण के समर्थक हो गए। तो दाल में कुछ काला तो जरूर है। और हमने
आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की थी तो उसे हमें महिला आरक्षण विरोधी करार दिया गया, और आज फिर वही उसी तरह का प्रयास चल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आरक्षण से हम समाज के हम बराबरी की मांग करते हैं। बराबरी की मांग मतलब सबको इक्वल, माने विशेष अवसर के सिद्धांत के तहत काम करना चाहते हैं कि जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर मिले ताकि वो आगे बढ़े हुए लोगों के बराबर में आवे। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की मांग करते हैं, माने जो जहाँ है वो वहीं रहे, बढ़े तो सब बढ़े और सबके बीच में गैप बना रहे। इस बात को लोगों को समझना होगा। जो लोग रियल सेंस ऑफ जस्टिस रखते हैं उनको यह समझना पड़ेगा कि सोसाइटी का एक हिस्सा जो बहुत कम संख्या और बहुत कम मतलब लोग हैं उसमें, और वो लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं, और जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनको यदि विशेष अवसर नहीं दिया जाए तो वो बराबरी में नहीं आ सकते हैं। हमें बढ़े हुए लोगों से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो छूटे हुए लोग हैं उनको बराबरी में लाने का मुहिम हमारा है। हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी यादव जी का है, और हम अभी भी उस पर कायम हैं। एक चीज़ बताएं सर कि आपने लालू जी की बात की, लालू जी जेल में हैं। आज गांधी मैदान से न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार जी बल्कि पीएम मोदी जी ने भी कहा, लोगों को कहा कि जो यहाँ पे आज से 15 साल सत्ता में थे लोग बैठे हुए, वो चोरी कर रहे थे, चारा चुरा रहे थे, और उन्होंने सीएम ने कहा कि लालटेन युग ख़त्म हो चुका है। क्या वजह है कि आज इतने साल 15-17 साल के बावजूद ये लोग उस समय का भय दिखाते हैं लोगों को? देखिए, ये बड़ा विचित्र किस्म का ये है स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग हाथी गिल जाते हैं फिर भी डकार नहीं लेते हैं। ये कैपेसिटी सब में नहीं हो सकती है। ये जितने गांधी मैदान के मंच से बोलने वाले लोग हैं, सब लोग हाथी गिल लिए लेकिन डकार भी नहीं लिए। हर कोई जानता है बिहार का कि जितनी भ्रष्टाचार की बलि वेदी पर पूरा बिहार चढ़ा हुआ है, पूरा देश चढ़ा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि कौन अमीरों का पक्ष है, कौन गरीबों का पक्ष है। लेकिन फर्क क्या है कि तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, हम आह भर भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। यही माजरा है। और न खंजर पे खून न दामन पे दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। ये सारे करामात ये लोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यही है कि चूंकि सत्ता उनके हाथ में है, साक्ष्यों को छिपा रहे हैं, दबा रहे हैं। जितनी घटनाएं हुई, जितने आरोप लगे, शायद हम इन्वेस्टिगेशन ग्रुप नहीं हैं, शायद हम खोजी लोग नहीं हैं, और मैंने खोजी टीम्स लगता है कि सब लोग उन्हीं के साथ हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। इसलिए वो सारी चीज़ें गलत तरह से भी साक्ष्य को प्रस्तुत करके और मैनिपुलेट करके पूरे सिस्टम में यह तय कर लिया, सिस्टम पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की मांग करने वालों की आवाज़ दबा दी जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। और ऐसे ही समय में हमें याद आते हैं शहीद जगदेव प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही समय में याद आते हैं। देश को मतलब 50 साल पीछे धकेल दिया गया सामाजिक विषमता के मामले में, आर्थिक विषमता के मामले में। एक तरफ तो खड़े महल हैं आसमान को छूने वाले, ठीक बगल में वही झोपड़ी जिसके छप्पर चूने वाले। यही है, और ये बढ़ता जा रहा है ये डिफरेंस। और ये लोग जिन लोगों पर आरोप, ये उन्हीं, आप देखिए, नजर उठा के देखिए कौन कौन लोग टारगेट में हैं। लालू प्रसाद यादव, जिसने कभी उन शक्तियों से कंप्रोमाइज नहीं किया
मुलायम सिंह यादव, मायावती, आप गिनते जाइए देश के अंदर जिन लोगों को टारगेट किया गया, वे सभी वही लोग हैं जिन लोगों ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों की आवाज़ उठाई और उसके लिए लड़ाई ठानी। अब उनको डर है कि सभी तरह की स्थितियां उनके विपरीत जा रही हैं, जनता कहीं इन्हें फिर न बैठा दे, इसलिए उन्हें दागी बना दो, उन्हें जेल में रख दो, उन पर मुकदमा करवा दो, उनको फंसा दो, ताकि सत्ता डेमोक्रेटिक प्रोसेस में में ही मतलब एलिजिबल ना हो कोई लोग, कुछ लोग डर कर ना आवे, मैंने इस तरह की स्थिति बनाई जा रही है। यह एक तरह की एनार्की वाली स्थिति है और यह देश को बिल्कुल हिटलरशाही की तरफ धकेल रहा है। ये चिंता का विषय है आम जनता की नज़र में भी, और आम जनता और देश के लिए बहुत चिंतनीय विषय है। जी, रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी नेता आलोक मेहता जी, जिन्होंने कहा कि देश में अगर दोबारा बीजेपी की एनडीए की शासन आई तो तानाशाह लोकतंत्र है जो खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही इन्होंने लालू जी के मुद्दे पे कहा कि जो समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, जिनकी वो लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए भी एनडीए सरकार जो है वो खतरा है। ये अंबानी और अडानी का काम करती है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के लिए नहीं। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।